तो बच्चों देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम उन कंडीशंस को और ही इजी वे में समझने चल रहे हैं। ठीक है कि कैसे राम को ज़्यादा धक्का लगा होगा, भाई उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, और श्याम वॉक कर रहा था तो श्याम को कम धक्का लगा। क्लियर? कैसे वेलोसिटी पे डिपेंड किया, इन दोनों के बीच की जो मोमेंटम था या जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स गेन किया वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था कहीं ना कहीं। क्लियर? इसके जस्ट अपोजिट में हमने देखा कि दो बॉडी थे, उनके पास वेलोसिटी तो सेम थी, बट एक मोटा आदमी था, एक हैवी था लड़का, दूसरा था दुबला पतला था। तो उस केस में मास डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, उस चीज को, उस रिजल्ट को अब हम बनाने चल रहे हैं। ठीक है, उसको देख रहे हैं कि ये रिजल्ट हमें मिला कैसे। तो देखिए, अगर यहां पे हम बात करें कि एक बॉडी है, मास m1 है, u1 v1 वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा बॉडी है m2, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम देखें तो इसका मोमेंटम p1 लिख सकते हैं, और इसका जो मोमेंटम आएगा वैल्यू वो कितना होगा, वो m1 v1 के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, थोड़ा और किनारे से लिखते हैं, p1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m1 v1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे तो दैट विल बी p2, और ये m2 v2 हो जाएगा, और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ओके, अब यहां पे खूब ध्यान से देखो, करना क्या है हमको, कुछ खास नहीं, बस हमें कंडीशन मानना है। कंडीशन क्या लेना है कि सपोज हमने किया कि लेट दोनों का मास इक्वल है, दोनों बॉडी के मास क्या है, इक्वल। लेट m1 इज इक्वल टू m2, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। करते क्या है, यहां पे इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से। तो तरीका क्या है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, यानी p1 अपॉन में p2 विल बी इक्वल टू m1 v1 अपॉन में m2 v2। ओके भाई, मास हमने यहाँ पे इक्वल ले लिया है। मास अगर यहाँ पे आपने इक्वल लिया है तो देखो क्या होगा, ये मास से मास कैंसिल हो जाएगा, m1 m2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल हैं। तो बचेगा क्या, p1 अपॉन में p2 इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिलेशन है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये रिलेशन क्या बता रहा है कि P V के साथ सीधे सीधे रिलेशन में है। अगर हमें दो बॉडी के मोमेंटम का रेशियो लेना है तो हमें उसके वेलोसिटी का रेशियो निकाल लें। अगर मास कांस्टेंट है तो, मास कांस्टेंट का मतलब क्या है कि दो बॉडी है, दोनों बॉडी का मास सेम है, यानी इन दोनों के बीच में मास क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, तो मास को एज ए कांस्टेंट बिहेव करेंगे। उस केस में मोमेंटम, उन दोनों के बीच का मोमेंटम जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उन दोनों की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। और उन दोनों के बीच के मोमेंटम का रेशियो जो होगा p1 बाई p2 वो किस पे डिपेंड करेगा, उन दोनों की वेलोसिटी के रेशियो पे। तो वो सीधे सीधे वेलोसिटी ले लेंगे, सीधे सीधे लेंगे, तो ये बता रहा है कि इसका सीधा रेशियो है, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिख दिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी दोगुनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, जैसे वेलोसिटी को 2v कर दिया तो इसका मोमेंटम भी 2p हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अगर इसकी वेलोसिटी को हमने दोगुना घटा दिया तो इसका मोमेंटम भी दोगुना घट जाएगा। क्लियर? तो ये सीधा रिलेशन होता है, जैसे दोस्तों का नहीं होता है, दुखी तो दुखी, खुश हैं तो दोनों खुश हैं। क्लियर? बिल्कुल यहां पे वैसा ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही रिलेशन होता है कि साथ साथ आगे बढ़ेंगे, साथ साथ पीछे जाएंगे। ओके, साथ साथ इनकी वैल्यू बढ़ेगी, साथ साथ इनकी वैल्यू घटेगी, एक को घटा देंगे दूसरा भी घट जाएगा। क्लियर? लेकिन इस रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन तभी जब मास ऑफ बॉडी क्या हो, कांस्टेंट हो। ये इसमें इंपॉर्टेंट है
कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। कब? जब बॉडी का मास कांस्टेंट, बॉडी की मास चेंज नहीं हो रही हो, उस केस में P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसको ऐसे भी आप देख सकते थे, P इज इक्वल टू mv है और यहां पे हमने m को कांस्टेंट मान लिया, तो m कांस्टेंट जब हटेगा तो ये इक्वल किस में चेंज हो जाता है? प्रोपोर्शनलिटी साइन में चेंज हो जाता है, तो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बन जाएगा हमारा। क्लियर? तो ये भी तरीका है इसका करने का। ये कांस्टेंट है, C का मतलब कांस्टेंट। ओके, इफ तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, दो बॉडीज हैं, v1 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इन बॉडी का मास सेम है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम? वेरी गुड, उनके मोमेंटम का रेशियो पूछा है, उनकी वेलोसिटी का रेशियो निकाल लो सीधा सीधा, p1 by p2 इज इक्वल टू v1 by v2, सीधा रिलेशन रखेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट एक रिलेशन यहां पे देखो, यहां पे अगर हम देखें, पहले बॉडी के लिए अगर मोमेंटम का लिखें, सेम वही काम करने जा रहे हैं, लेकिन जस्ट थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या चेंज है, P1 इक्वल टू क्या होगा? m1 v1 होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी तरीके से दूसरी बॉडी के लिए मोमेंटम कितना होगा? P ऑफ 2 विल बी इक्वल टू m2 v2, ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, नाउ करना आपको ये है, इस बार हमने क्या माना था? हमने माना था कि मास ऑफ द बॉडी क्या है? सेम। यहां पे हम मान लेंगे कि लेट v1 इज इक्वल टू v2, ये मान लिया हमने, ठीक है, कि v1 v2 क्या है? इक्वल है। वेरी गुड, v1 v2 इक्वल है तो क्या होगा? चलो फिर से वही पुराना काम बचपन वाला जो हमने यहां पे किया था, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? P1 अपॉन में P2। देखो LHS को हमने इधर डिवाइड किया, इक्वल लगाया, RHS वाले को लिख दिया क्या? m1 v1 अपॉन में m2 v2 लिखा हमने, बहुत अच्छी बात है, लिख दिया। अब हमें पता क्या है भाई? v1 v2 के इक्वल है, तो जब v1 v2 के इक्वल है तो v1 और v2 भाई साहब जाएंगे कट, और मिलेगा हमें यहाँ पे क्या? P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू m1 अपॉन में m2। ये हो गया हमारा मोमेंटम का रेशियो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडीज इज सेम। इन दोनों बॉडी की वेलोसिटी क्या है? सेम। तो उस, अच्छा खूब ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बनेगा यहां पे कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज इज सेम, ठीक है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मोमेंटम? उन दोनों बॉडी का मोमेंटम का रेशियो कितना होगा? तो उनके मोमेंटम का रेशियो कितना होगा? m1 by m2, यानी उनके मास के रेशियो के बराबर ही उनके मोमेंटम का रेशियो होगा। अब इसमें देखो P1 by P2 है तो इधर m1 by m2 है, यानी सीधा सीधा रिलेशन बना, P1 है तो m1, P2 है तो m2। इसका मतलब ये है कि यहां पे जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? वो हमें मिल रहा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, दो ऑब्जेक्ट अगर हम ले रहे हैं तो उन दोनों के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो? सेम हो, उन दोनों के बीच में वो चेंज ना हो रही हो, उस केस में मोमेंटम क्या होगा? बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, P इज इक्वल टू mv। अब हमने मान लिया v इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट मान लिया, तो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यही लिखा गया है, ठीक है। ये कैसे होता है एक बार मैं बता दूं, कुछ लोगों को समझ में भी ना आए। जैसे A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B लिखा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो इसकी जगह पे इक्वल लिखते हैं प्लस एक कांस्टेंट भी लिखते हैं। तो सपोज यहाँ पे कांस्टेंट मैंने K लिख दिया, ओके। इसी का उल्टा काम हमने किया है कि इक्वल और कांस्टेंट को अगर हम रिमूव करें, हटाएं, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी साइन लिखते हैं। वही तो हमने किया, P इज इक्वल टू mv है, हमने इस कांस्टेंट को और इस इक्वल को हटा दिया,
तो इन दोनों की जगह पे हमको क्या लिखना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाना है, बस वही तो है। तो यही आपको याद रखना है, ठीक है। तो भाई ये रिलेशन मिल गया। रिलेशन को अब सीधे सीधे समझ लेते हैं कि इफ द मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट देन द मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका अपोजिट, if the velocity of the object is constant then the mass of then the momentum of a body will be directly proportional to mass of body. क्लियर? वेलोसिटी कांस्टेंट तो मास पे डिपेंड करेगा मोमेंटम, मास कांस्टेंट तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा मोमेंटम। ये बात एकदम दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। क्लियर? तभी इसके क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये जो रिलेशन हमको मिला है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, क्लियर? इन दोनों केस में ये जो M कांस्टेंट है, यहाँ पे V कांस्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए ये साइलेंट रूप में है, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। अगर ये नहीं आप ध्यान दोगे तो आप हमेशा गलती करोगे। ओके, अब यहाँ पे हम इसके थ्रू कुछ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ओके, एक केस और है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका ग्राफ आपको बताते हैं। चलो, एक बार मास कांस्टेंट कर लिया हमने, एक बार V कांस्टेंट कर लिया हमने। अगर हम P को कांस्टेंट कर दें तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, मतलब क्या है, खूब ध्यान से समझिए। ओके, देखिए, जैसे हमने सेम बॉडी ली, यही M1 M2 को, क्लियर? अब खूब ध्यान से देखो, या एक ही बॉडी लो, आसान पड़ेगा। देखो ध्यान से, अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है और इसका मोमेंटम हम p मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? p। खूब ध्यान से समझो। अच्छा, इस मास की वैल्यू है 10 kg और v कितना है? v सपोज आपका है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे अगर मोमेंटम आप निकालोगे तो मोमेंटम कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी, और p इज इक्वल टू निकलेगा 10 इंटू 6 और ये आ जाएगा 60 kg मीटर पर सेकेंड, और ये मोमेंटम आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब खूब ध्यान से इसको देखो और समझने की कोशिश करो। अगर इस मास को, अब मैं क्वेश्चन को खूब अच्छे से बता रहा हूं आपको, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है आपका, एक ट्रक है, ठीक है। ये क्या है? ट्रक, थोड़ा छोटा ट्रक है, बजट के हिसाब से हम लोगों ने लिया है, ठीक है। ओके, तो ये ट्रक है, इस ट्रक का अपना मास है 10 kg, ड्राइवर को ले करके 10 kg, और ये ट्रक कितने से जा रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इतनी वेलोसिटी से जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मोमेंटम 60 होगा। ओके, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा इसलिए करें कि आपको इजी पड़ेगा। किया क्या हमने कि रास्ते में दो बहुत ही क्रिटिकल केस के मरीज मिल गए और इस ट्रक वाले के पास भाई रहम आ गया और इसने कहा कि भाई मैं इन दोनों को ले जाऊंगा। तो इन दोनों को इसने बिठा लिया, लेकिन ट्रक मालिक ने इस पे स्पीडोमीटर लगाया है या इस पे एक मीटर लगाया हुआ है कोई भी, ठीक है। अब वो मीटर क्या मेजर कर रहा है? मोमेंटम। उसके अकॉर्डिंग जब उसने इस ड्राइवर को ये ट्रक दिया था तो कहा था कि 60 kg मीटर पर सेकेंड से इस गाड़ी का मोमेंटम बढ़ना या घटना नहीं चाहिए, इसी मोमेंटम के साथ तुमको ले जाना है। क्लियर? यानी ट्रक मालिक ने क्या किया था कि मोमेंटम को कांस्टेंट रख दिया। क्लियर? मोमेंटम को कांस्टेंट रख दिया। अच्छा, समस्या बढ़ गई। ट्रक ड्राइवर पढ़ा लिखा था और इसने कहा कि चलो ठीक है, अब देखते हैं मास चेक करते हैं कितना है। तो इसका मास 1 मान लेते हैं दोनों आदमियों का। तो ये जो नया मास आया इसको हम m प्राइम माने तो वो कितना था? 10 और 2 बढ़ गया तो ये 12 kg हो गया। कितना हो गया? 12
kg हो गया। चलो वेरी गुड। अच्छा, मोमेंटम को हमें कितना रखना है? 6। तो इसने सोचा कि अगर मैं अपनी वेलोसिटी को, जो कि 6 है, अगर मैं वेलोसिटी थोड़ी कम कर दूं और 5 मीटर पर सेकंड कर दूं, तो मेरा जो नया मोमेंटम है वो कितना होगा? वो होगा m डैश इंटू ये v, और ये कितना होगा? 12 इंटू 5, और ये निकलेगा कितना? 60 kg मीटर पर सेकंड। ओ, यहां पे देखिए इसने चेंज किया, मरीज को भी बैठा लिया और वेलोसिटी कम कर दी। हुआ क्या कि इसका मोमेंटम बराबर रहा। इसका मतलब जो वो मीटर लगाया था ट्रक मालिक, क्या उसको पता चलेगा कि यहां पे कोई चेंज आया? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से मोमेंटम बॉडी का क्या है? कांस्टेंट है। पहले भी 60 था, अब भी 60 है, जबकि उसने दो लोगों को बढ़ा लिया है। तो इसने किया क्या? मोमेंटम अगर कांस्टेंट रखना है और मास को ये बढ़ा रहा है, तो वेलोसिटी को इसने क्या किया? घटा दिया। खूब ध्यान से समझो, यही रिलेशन है, इसी को समझना है। क्या? कि अगर मोमेंटम हमको कांस्टेंट रखना है, तो जैसे देखो ये P इज इक्वल टू एम वी है। अब देखो फॉर्मूले से देखते हैं इस एग्जांपल को समझने के लिए। P इज इक्वल टू एम वी और M इज इक्वल टू कितना निकलेगा? P अपॉन में V निकल जाएगा। चलो P को हमने कांस्टेंट माना, लेट P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर P को कांस्टेंट आपने मान लिया, कांस्टेंट और इस इक्वल को हटाएंगे तो अभी अभी बताया था मैंने, प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा। तो M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। अपॉन में रहता है तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और ये अगर ऊपर रहता तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है? अगर P कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल क्या करना पड़ेगा कि अगर हम मास को बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी घटानी पड़ेगी। यही हमने किया। बोलो, अगर हमने मास ऑफ बॉडी को बढ़ा दिया तो हम वेलोसिटी को क्या कर दें? उसी रेशियो में घटा दें, तो हमें जो मोमेंटम मिलेगा बॉडी का वो वैसा ही मिलेगा जैसा था, यानी कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर किसी बॉडी का मोमेंटम हमें कांस्टेंट रखना है और हम वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, तो हम उसी रेशियो में, अगर वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो उसी रेशियो में मास को कम कर दें। अगर मास को कम कर रहे हैं तो उसी रेशियो में वेलोसिटी को बढ़ा दें। इस तरीके से हम उस बॉडी का मोमेंटम मेंटेन रख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे ये रिलेशन मिलेगा। ओके, अब मान लो कोई दो बॉडीज थी। एक बॉडी है बॉडी है m1 v1 वेलोसिटी से जा रही थी, एक बॉडी है m2 v2 वेलोसिटी से जा रही थी, और इन दोनों का मोमेंटम जो है वो p ही है। इन दोनों का मोमेंटम कितना है? p ही है। तो चलो इसको ध्यान से देखो, दोनों का मोमेंटम p है। तो पहले केस के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मान लेते हैं 1, मान लेते हैं इसको 2, मान लेते हैं। सपोज P1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? m1 v1। P2 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? m2 v2। ओके, करना क्या है हमें? इक्वेशन फर्स्ट इसको मानना है, इक्वेशन 2 इसको मानना है, और कुछ मत करिए, सीधा सीधा आप डिवाइड कर दीजिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ओके, हमें क्या मिलेगा? P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन में m2 v2 मिल जाएगा। चलो इन दोनों के बीच का मोमेंटम कांस्टेंट रखना है, यानी P1 इज इक्वल टू हमें क्या रख देना है? P2। पक्का रख दिया हमने। P1 P2 रखेंगे तो होगा क्या? होगा क्या कि ये दोनों ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे 1 आएगा, यानी 1/1 इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन में m2 v2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? m1 v1 इज इक्वल टू आ जाएगा m2 v2। m को एक तरफ, v को एक तरफ, तो निकलेगा क्या? m1 बाई m2 इज इक्वल टू v2 बाई v1। खूब ध्यान से देखो, इसके पहले वाला जो रिजल्ट आया था क्या आया था? P1 बाई P2 इज इक्वल टू M1 बाई M2। P1 ऊपर था तो M1 ऊपर था, P2 नीचे था तो M2 नीचे था ना। इसी तरीके से क्या था? P1 बाई P2 इज इक्वल टू V1 अपॉन में V2। P1 ऊपर तो V1 ऊपर,
P2 नीचे तो V2 नीचे, सीधा सीधा रिलेशन था। यहां पे उल्टा मिल रहा है, M1 ऊपर तो V2 ऊपर, M2 नीचे तो V1 नीचे, यानी उल्टा चल रहे हैं। तुम M1 की बात करोगे तो हम V2 की बात करेंगे, ऐसे। तो ये उल्टा रिलेशन चल रहा है, तो यहां पे जो रिलेशन मिला वो उल्टा मिलता है, इसीलिए P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V मिलता है, जिसको मैंने ऊपर आपको करके दिखाया था कि P अगर कांस्टेंट है तो M विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये है इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन जितने बनते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ हमने और भी फॉर्मूलेज डिराइव किए फॉर डिफरेंट डिफरेंट केसेस। ओके, एक बार हमने क्या किया, मोमेंटम को कांस्टेंट, देखो एक क्या किया हमने, मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट रखा, तो हमें क्या मिला, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V1 बाई V2। एक बार हमने वेलोसिटी कांस्टेंट रखी, तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू M1 अपॉन में M2 मिला। एक बार हमने मोमेंटम को ही कांस्टेंट रख दिया, तो हमें क्या रिलेशन मिला, M1 बाई M2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। ये तीनों आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, इस पे सीधे सीधे न्यूमेरिकल आता है, आप सीधे सीधे यही फॉर्मूला यूज करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, जब इस चैप्टर के बाद हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सीरीज करेंगे, उसमें हम इन सभी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स बताएंगे, और जैसे जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूले बताए हैं, उन सभी फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में जो आए हुए हैं, चाहे वो NTSC हो चाहे बोर्ड के एग्जाम्स हो, उन सभी में जो भी क्वेश्चंस आए हैं इन पे बेस्ड मैं आपको शो करूंगा कि किस तरीके से करते हैं, और इनका यूज करने से वो कितना आसान हो जाता है वो हम आपको शो करेंगे। ओके, अब इन तीनों टॉपिक पर ग्राफ बनता है, इन तीनों टॉपिक पर ग्राफ बनता है, और वही बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ग्राफ पूछता है, और वही ग्राफ सबको डांस कराता है। ठीक है, एग्जाम में कई लोग सर पकड़ करके सो जाते हैं, हेड डाउन करके, काफी अच्छी नींद भी आती है एक्चुअली उस टाइम जब इसका ग्राफ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी आपके साथ खैर ऐसा नहीं हो रहा है, डोंट वरी। ठीक है, हम लोग ग्राफ पढ़ने चले हैं, ग्राफ ऑफ मोमेंटम, या मोमेंटम से रिलेटेड जितने ग्राफ हैं उसको हम पढ़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहला ग्राफ किसके लिए पढ़ेंगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M व्हेन V इज कांस्टेंट। क्लियर? अब आप एक चीज को ध्यान रखो, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इस पे हम बनाएंगे तो हम क्या यूज करने जा रहे हैं। ये x डैश y डैश, ये कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये x एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, x एक्सिस की नेगेटिव साइड है, ये y एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, ये y एक्सिस की नेगेटिव साइड है। x डैश को इधर ऐसे भी लिखते हैं, x प्लस x माइनस, y प्लस y माइनस। ये पॉइंट जो होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम बोलेंगे O। क्या बोलेंगे? O। अब खूब ध्यान से देखो, पॉइंट प्लॉट कैसे करते हैं। सपोज आपसे बोल दिया गया कि 2,3 प्लॉट करो, तो करना क्या है कि सबसे पहले हम इस पे मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इसी इक्वल इसको डिवाइड कर लेंगे। क्लियर? सब तरफ इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान देना। मैं इसे रफली बना रहा हूं हाथ से, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट आप इसको ध्यान देंगे, स्केल से बनाएंगे। ओके, तो खूब ध्यान से देखिए, ये ऐसे है। अब मुझे 2,3 बनाना है, तो पहला जो पॉइंट होता है, या कोई भी इस कोऑर्डिनेट पे, ये जो कार्टेशियन प्लेन है इस पे कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, वो किसके फॉर्म में होगा? वो हमेशा x, y के फॉर्म में होगा। हमेशा x, y के फॉर्म में होगा, यानी पहली वैल्यू x की होगी, दूसरी वैल्यू y पे। तो x की वैल्यू का मतलब क्या है? x पे चली गई डिस्टेंस। x की वैल्यू का मतलब क्या है? x पर चली गई डिस्टेंस। y की वैल्यू का मतलब क्या है? y पर चली गई डिस्टेंस। सपोज हमें 2,3 शो करना है, इसका मतलब क्या है? इसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 1 2 3 4 5 6
ऐसे दे दिया। तो बोला गया 2,3 शो करो, तो x पर चलेंगे, तो x पे कितना चले हम 2, ये पहुंचे। y पे कितना चले 1 2 3 पर पहुंचे। ठीक है, करना क्या है, 3 पर से x एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन खींचनी है, और इस 2 पर से y के पैरेलल, यानी x पे पॉइंट है, खूब ध्यान से समझना, इस चीज को दिमाग में रखना, बहुत गलती होती है। x पे पॉइंट है तो y के पैरेलल, y पे पॉइंट है तो x के पैरेलल। देखो x पे पॉइंट है तो y एक्सिस ये है ना, इसी के पैरेलल ले जा रहे हैं, तो इसी के पैरेलल जाना चाहिए, तो भैया ये लोग पैरेलल ले गए। ये दोनों लाइनें जहां पे कट करेंगी एक दूसरे को, वही पॉइंट हमारा 2,3 होगा इस प्लेन पर। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ओके, चलो अब एक इक्वेशन, हम बस इतना ही, बहुत ज़्यादा इसमें समझना नहीं हमको, ठीक है। मैथ्स में आप इसको बहुत बेहतर समझेंगे, बस फिलहाल इतने में आपका काम बन जाना है। ओके, एक इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। ओके, और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास करता है, किससे पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, यानी वो सीधी लाइन में तो होगा, जैसे ये देखो, ये ओरिजिन है, तो एक लाइन ऐसे गया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, सभी के सभी देखो स्ट्रेट लाइन है, और सभी के सभी किससे पास कर रहे हैं, ओरिजिन से पास करें, यानी ये सभी के सभी स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ये याद रखना, इसका जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन होता है इस टाइप का, जो होता है कि y इज इक्वल टू mx। वो किस टाइप का होगा, y इज इक्वल टू mx, जहां पे m क्या होता है, ये स्लोप ऑफ द कर्व होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व, इसकी वैल्यू होती है tan थीटा, मैथ्स वाले जानते होंगे, tan थीटा या y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, इससे भी निकालते हैं। ओके, माइनस b बाई ए भी होता है। फिलहाल अब देखो खूब ध्यान से, ये तो काम की चीज नहीं है, स्लोप है काम का, स्लोप से अभी हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे बच्चे। ठीक है, तो यहां पे हम कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सपोज हमने ले लिया x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 0। भाई x 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं। मान लो स्लोप दिया है 1, तो m 1 ही रखोगे तो 0 इंटू 1 0 आएगा, बिल्कुल। x इज इक्वल टू हमने 3 लिया, तो x की जगह 3, और y की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 इंटू 1 कितना होगा 3। ओके, फिर x को हमने क्या लिया, x को हमने ले लिया, कोई वैल्यू ले लीजिए, 5 ले लीजिए, x को 5 ले लेते हैं, तो y कितना मिलेगा, 5 इंटू 1 कितना मिलेगा 5। तो ये हमें पॉइंट मिल गया, x पे 0 तो y पे 0, x पे 3 तो y पे 3, x पे 5 तो y पे 5। देखो मिला है, खूब ध्यान से देखो, x पे 0 y पे 0, तो पहला पॉइंट हमारा यही हो गया, तो इसको हम O नाम दे दें, तो ये O है, ये पॉइंट, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ओरिजिन मिल गया। दूसरा A दे दीजिए इसका नाम, x इज इक्वल टू 3 पे y कितना है 3, तो x पे कितना है 1 2 3, ये, और y पे कितना 1 2 3, तो इससे यहां पे एक डॉटेड परपेंडिकुलर, यहां पे एक डॉटेड परपेंडिकुलर, ये जो एक दूसरे को जहां पे काटेंगे वही हमारा पॉइंट A हो जाएगा, और ये शो किसको करेगा 3,3 को। इज दैट क्लियर। ओके, x पे 5 y पे 5, x पे 5 कहाँ है, यहां पे है, y पे 5 कहाँ पे, यहाँ पे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और ये हमारा पॉइंट हो गया B, और ये पॉइंट है कितना 5,5। ओके, अब अगर आप इन तीनों पॉइंट को मिला दो, देखिए इन तीनों पॉइंट को हमें मिलाना है, तो इन तीनों पॉइंट को ऐसे अगर मिलाएंगे, ऐसे नहीं मिलाएंगे, स्केल रख के मिलाएंगे जब आप, तो देखेंगे कि ये तीन के तीनों स्ट्रेट लाइन में हैं। कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में है। ओके, तो कोई भी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में है, तो दैट इक्वेशन वो किसको शो करेगा, दैट इक्वेशन विल शोज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विच ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। चलो
ये हो गया। अब इसको हम अपने पॉइंट पे ले आते हैं। अब खूब ध्यान से देखो, इसमें अगर स्ट्रेट लाइन में देखोगे तो इसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, खूब ध्यान से देखो। स्लोप कैसे चेक करते हैं हम? स्लोप का मतलब सीधा सीधा समझो, tan थीटा एंगल ले रहे हैं, तो अगर एंगल में थीटा सेम है तो हर जगह tan थीटा भी क्या आएगा, सेम आएगा। चेक कर लेते हैं कैसे आएगा। ये करना क्या है आपको, बस x हमेशा जो एंगल मेजरमेंट करते हैं वो हमेशा x एक्सिस की पॉजिटिव साइड से करते हैं, यानी यहां से, ठीक है। इसी के पैरेलल एक लाइन खींचो यहां पे, तो इस पॉइंट पे स्लोप कितना निकलेगा, इतना। इस पॉइंट पे अगर हमें स्लोप देखना है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल यहां भी लाइन खींचेंगे, ये स्लोप हो जाएगा इतना। तो आप मेजर करोगे तो देखोगे कि ये थीटा क्या है, सेम है। ये थीटा क्या है, सेम है। सब के सब एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, इसका मतलब स्लोप यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन में जो m होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है उस इक्वेशन के लिए। तो ये आप ध्यान से देखेंगे। अब आओ यहां पे, अगर ये कांस्टेंट है, m क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये भी देख लो, m क्या है, कांस्टेंट है, तो y विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। इसका मतलब कोई दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो उनके बीच जो इक्वेशन, जो ग्राफ फॉर्म होगा, वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा, और वो इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। क्लियर, ये हमको समझ में आ चुका है। अब बस इसी का हमें क्या करना है, इस्तेमाल। तो v कांस्टेंट है यहां पे, और p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी p और m के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और उसके लिए वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसमें क्या कांस्टेंट चल रहा है, एंगल। एंगल कांस्टेंट चल रहा है, यानी स्लोप कांस्टेंट चल रहा है ना। यहां पे क्या कांस्टेंट शो कर रहा है, वेलोसिटी। अब खूब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो मास कांस्टेंट है। तो खूब ध्यान से देखो, ये y एक्सिस पे रखे, मास ऑफ बॉडी को x एक्सिस पे रखे, यहां पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, यहां पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑन p एंड m ग्राफ, यानी मोमेंटम और मास के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो आओ प्लॉट करते हैं। एक ग्राफ हमने बनाया, मैंने इतना इस चीज इसलिए बताया आपको कि आपको चीजें समझ में आए। इस तरफ हमने क्या रखा है, मोमेंटम, लिख लो मोमेंटम, ठीक है। और इस तरफ हमने क्या रखा है, इस तरफ हमने रखा है मास ऑफ बॉडी, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और ये शो करेगा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, या ये शो करेगा कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी अगर पूछा जाए कि इस ग्राफ पर वेलोसिटी है कितना, तो हमें मेजर क्या करना है, ये एंगल मेजर करना है। और इस एंगल की सहायता से हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। सपोज इसी पर हम दो तीन ग्राफ बना दें, इसको हम 2 बोल दें, इसको 1 बोल दें, इसको 3 बोल दें। ये सभी के सभी ग्राफ शो कर रहे हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, सब के सब शो कर रहे हैं तीनों ग्राफ। क्योंकि P और M पे स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन मिले और ओरिजिन से पास कर रहा हो तो वो सेम इसी चीज को शो करेगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को M, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M को ही शो करेगा। तो इसको केस में बोला जाए किस ग्राफ की वेलोसिटी ज्यादा होगी, 1 वाले की कि 2 वाले की कि 3 वाले की। जिसका एंगल ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसका एंगल कम उसकी वेलोसिटी कम। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, जल्दी से बताएं। हाँ, इतना क्लियर है, खूब ध्यान से समझिए। यहां पे ये आपको ध्यान रखना है, तुरंत वहां पे हम एंगल देखेंगे, एंगल की सहायता से हम बता देंगे कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा, किसकी वेलोसिटी कम। ये हो गया, ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। अब आते हैं हम दूसरे वाले ग्राफ पर, यानी अगर हम बात करें P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V,
लेकिन कब ऐसा होगा? जब हमारा मास ऑफ बॉडी क्या हो? कांस्टेंट हो। मास ऑफ बॉडी क्या हो? कांस्टेंट हो। चलो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहने देते हैं। ये देखिए, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। वाई पे हमने किसको रखा है? मोमेंटम ऑफ बॉडी को रखा है। एक्स एक्सिस पे मास ऑफ बॉडी को रखा है। तो करना क्या है हमको? बस इसके बीच में अगर पी सॉरी इसको वेलोसिटी रखना है। ओके, इन दोनों के बीच में, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और अभी अभी जस्ट हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में हमें ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हमारा मिल गया कर्व, और ये शो कर रहा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है या मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि एक बॉडी है जिसके पास मोमेंटम और कुछ वेलोसिटी है, और मोमेंटम वेलोसिटी के बीच में ग्राफ हमको बनाना है और शो करिए कि मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाना होगा जो ओरिजिन से पास करे। वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन शो करेगा उस बॉडी का मास क्या है? कांस्टेंट है। सही है? बस इतना अगर आपको आ गया तो आपके मोमेंटम का ग्राफ आ चुका है। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब लास्ट में देखिए तीसरा वाला केस। हमने एक बार मास ऑफ बॉडी को कांस्टेंट रखा, एक बार वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को हमने कांस्टेंट रखा। अब अगर हम मोमेंटम को ही कांस्टेंट रख दें तो हमें पता है कि मास ऑफ बॉडी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो, P इज इक्वल टू mv था और मोमेंटम को हमने कांस्टेंट बोल दिया। मोमेंटम को कांस्टेंट बोलने पे m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v मिल रहा है। यानी भाई मास को बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी को आप घटाओ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका है, बुक में बना होगा, नकल मार लीजिए। ठीक है तो चलिए, तो ये मास ऑफ बॉडी है, ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इनके बीच में हमें ग्राफ बनाना है। और कैसे बनाना है? मास ज्यादा हो तो वेलोसिटी क्या हो? मिनिमम। वेलोसिटी ज्यादा हो तो मास क्या हो? कम। क्लियर? तो मास ज्यादा हो, मास को हमने देखो खूब ज्यादा ले लिया, इस पॉइंट पे मैक्सिमम मास मान लिया। ठीक है, देखो खूब ध्यान से कैसे बना रहे हैं। ये इसको इधर कर देते हैं। ये मास को हमने मैक्सिमम ले लिया, ये मैक्सिमम मास ऑफ बॉडी है। ओके, और इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी को मैक्सिमम मान लिया। देखो कैसे बनाएंगे, ये v मैक्सिमम हो गया इस पॉइंट पे, यहां मान लेते हैं सपोज। ठीक है, अब अगर इसको हम यहां पे प्लॉट करेंगे तो ये हमें v मैक्सिमम देगा, और अगर इसको हम यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमें, भाई ये एक्सिस हमें किसको बता रही है? मास को शो कर रही है। ये वाली एक्सिस किसको शो कर रही है? वेलोसिटी को। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा मिल रही है, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी ज्यादा मिले, मान लेते हैं 2 पॉइंट कोई ले लेते हैं। होना क्या चाहिए? अब अगर हम मास को कम करें तो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, और वेलोसिटी को कम करें तो मास बढ़ना चाहिए। तो इनके बीच जो रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन ऐसे मिलेगा, ये कर्व रिलेशन मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे। अब अगर मास को आप कम करो, मास को हमने कम किया यहां पे, तो इस पॉइंट देखो, यहां पर अगर आप देखोगे, कलर चेंज कर देते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, इसको एक लाइन बना देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चलो देखो, अब अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूं,
इस पूरे इवेंट में देखो बॉडी ए से बी पर गई, ए पर उसके पास मास मैक्सिमम था, उस टाइम उसके पास वेलोसिटी क्या थी, मिनिमम। अब जैसे ही वो बॉडी आगे बढ़ी है, यहां पे आई, इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो उसका मास कम हुआ है। यहां पे देखो उसका मास कुछ कम हुआ है, लेकिन अगर वेलोसिटी एक्सिस पे जाओ देखो तो कुछ वेलोसिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। ये देखो v1, इसको m1 मान लो, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान दो, ये पॉइंट है m2 और ये कितना हुआ, v2। देखो मास को जैसे जैसे हम घटा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। इस पॉइंट पे देखो मास कितना हो गया, m3, और वेलोसिटी कितनी हो गई, v3। ये रिलेशन बता रहा है कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। चीख चीख के चिल्ला रहा है कि भाई मोमेंटम आपका कांस्टेंट है और मास वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मास को घटा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़ता चला जा रहा है। ओके, आई थिंक ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी। क्लियर? लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान यह देना है कि सेम इसी ग्राफ को, यानी m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, इसी चीज को इस ग्राफ पे न पूछ करके pm ग्राफ पे पूछेगा, यानी मोमेंटम मास ग्राफ पे पूछेगा, या मोमेंटम वेलोसिटी ग्राफ पे पूछेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, तो हमें मोमेंटम को कांस्टेंट शो करना है। तो खूब ध्यान से देखिए कि इस ग्राफ को हम और भी तरीके से शो कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हमें ये देखो मास और वेलोसिटी के बीच में है ये ग्राफ, ये ग्राफ किसके बीच में है, ये ग्राफ आपका है मास वर्सेस वेलोसिटी। अब खूब ध्यान से देखो, हम बना रहे हैं अब की बार ग्राफ मोमेंटम वर्सेस मास, मोमेंटम वर्सेस मास। इसमें वेलोसिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट, ऐसा। लेकिन अब खूब ध्यान से देखो, मैंने ग्राफ में किया क्या, मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिया, मोमेंटम को कांस्टेंट कर दिया। ये लाइन क्या शो करेगी, ये लाइन शो करेगी कि मोमेंटम ऑफ बॉडी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच में इतना मोमेंटम है, ठीक है, P। अब इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो मोमेंटम इसको इधर ले जाएंगे तो वो फिर भी कितना शो करेगा, इतना। तो देखो मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे मास कितना था, इतना। इस पॉइंट पे मास ऑफ बॉडी कितना है, इतना। अगर इसको हम मान लें कि सपोज ये मास एक्सिस है, इसको इधर दिखाओ, ये यहाँ पे m1 मास है, तो इस बार कितना मास हो गया, m2। क्लियर? तो अब क्या हो रहा है कि मोमेंटम आपका कांस्टेंट है लेकिन मास बढ़ता चला जा रहा है। तो मास अगर बढ़ रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि वेलोसिटी घट रही होगी, यानी दिस ग्राफ विल शोज दैट कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, या सॉरी m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये मास वाली एक्सिस है, ठीक है। तो अगर pm ग्राफ पर हम ये शो करें अ लाइन पैरेलल टू द मास एक्सिस, तो दैट लाइन विल शोज दैट momentum of a body is constant and in this case mass will be inversely proportional to velocity of the object। इसी के साथ साथ अगर इसमें भी आप ग्राफ में चेक कर लो, इसमें मोमेंटम और वेलोसिटी ग्राफ में सेम काम आपको करना है। आपको क्या करना है, ये ग्राफ की डायरेक्शन है, बहुत जरूरी चीज है ग्राफ की डायरेक्शन, कि ग्राफ किस तरफ है। डायरेक्शन चेंज होने से मतलब बदल जाता है, ठीक है। तो ये इस तरफ जा रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या है, कांस्टेंट। मोमेंटम ऑफ बॉडी कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे देखो मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या है, कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी बढ़ के v2 हो गई है। लेकिन मोमेंटम अगर आप ध्यान देखोगे तो मोमेंटम कितना है, p ही है। तो मोमेंटम इसका चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही, तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो घट क्या रही होगी, मास। तो ये इक्वेशन भी ये शो कर रहा है कि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। क्यों? क्योंकि अगर हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो मास ऑफ बॉडी घटता चला जाएगा। अब इसमें मास कहीं पे नहीं दिया है, लेकिन मास अंडरस्टूड है, मास को हमें यहाँ पे समझना होगा। क्लियर? तो ये मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v वेयर p इज कांस्टेंट, उसके लिए ये 3 ग्राफ बनते हैं। इन्हीं तीनों ग्राफ से हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्लियर? इन दोनों में कुछ साइलेंट रहता है,
इस केस में वेलोसिटी साइलेंट थी, वेलोसिटी का कहीं पे नाम नहीं था, लेकिन वेलोसिटी हमको खुद से समझना था। इस वाले केस में मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट थी, हमें उसको खुद से समझना था। क्लियर? यहां पे मास वेलोसिटी दिख ही रहा है। क्लियर? तो यहां पे हमें पी को कांस्टेंट है ये समझना था। तो ये हो गया इसका टोटल ग्राफ। आई होप ये क्लास आपको बहुत मदद की होगी। ओके, थैंक यू बच्चों।